हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर पर हमने सारे टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाया है। आप यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल के साथ उस टॉपिक का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, है ना। इसके पहले के टॉपिक में हमें बनाया है किरचॉफ के दो नियम, है ना, धारा संबंधी नियम और वोल्टेज संबंधी नियम, है ना। उसको आपको जानना जरूरी है। किरचॉफ के नियम यदि आपको पता नहीं है तो आपको ये व्हीटस्टोन सेतु समझ में नहीं आएगा। तो आपको किरचॉफ के नियम बहुत अच्छे से आना चाहिए, दोनों नियम, क्योंकि उन दोनों नियमों का यूज करके हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को डिराइव करेंगे। कैसे होता है, क्या फार्मूला यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो व्हीटस्टोन सेतु ये कौन है, एक वैज्ञानिक है, एक भौतिकविद है, एक फिजिसिस्ट है, इंग्लैंड का रहने वाला था। तो इन्होंने किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, किसी चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए अपना एक प्रायोगिक व्यवस्था किया था। तो उस प्रायोगिक व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, उनके नाम पर व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। 4 में से 3 प्रतिरोध क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं, और 1 क्या होता है, अज्ञात। तो इसी अज्ञात को क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। 4 प्रतिरोध यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 3 के मान हमको पता होंगे, चौथे का मान पता नहीं होता है, अज्ञात होता है, उसको ज्ञात करना रहता है। मतलब उसके लिए फार्मूला यहां पर निकालते हैं, ठीक है। ये 4 प्रतिरोध है वो चतुर्भुज के 4 भुजक में जुड़े होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के 4 भुजाओं में जुड़े होते हैं। मैं बता देता हूं कैसे जुड़े होते हैं, है ना। ये चतुर्भुज हम एक बना लेते हैं, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा। प्रतिरोध का संकेत ऐसा ही होता है, आप प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। ये ऐसे, ये 4 प्रतिरोध हो गया। इसको मैं चतुर्भुज को नाम दे दूंगा ABCD, ठीक है। चारों प्रतिरोध को भी नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q, इसको R और ये S, ठीक है। अब चलिए हम ले लेते हैं 4 में से P, Q और R, है ना। P, Q और R ये क्या है, ज्ञात है, और अज्ञात कौन सा है यहाँ पर, S, ठीक है। S अज्ञात है, S को ज्ञात करना है या S का मान निकालना है। अब और बात आती है यहाँ पर, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो आपको पता है चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो 2 विकर्ण कौन कौन सा, एक AC है और दूसरा यहाँ पर BD है। तो विकर्ण A और C के बीच में हम एक क्या जोड़ते हैं, एक सेल या बैटरी जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ एक कुंजी। ये एक कुंजी दाब कुंजी है। दाब कुंजी मतलब जिसको दबाने से चालू होता है, ठीक है। सिंपल सी बात, K1। मान लो इसका विद्युद्वाहक बल हम E ले सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। क्लियर है ना। विकर्ण AC मतलब ये सिंपल क्या है, तार है, A और C के बीच तार जोड़ते हैं, उसके बीच में एक सेल और एक कुंजी जोड़ दिए। दूसरा विकर्ण यहां पर है BD। BD है ना, B और D के बीच में जोड़ते हैं एक धारामापी, है ना। ये क्या है, धारामापी। इसको बताऊंगा डिटेल क्या होता है धारामापी। इसके साथ साथ जुड़ता है यहां पर एक दाब कुंजी और, है ना। ये एक और कुंजी है, कुंजी मतलब स्विच, ठीक है। बंद चालू करने के लिए जो स्विच हम जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वही कुंजी है, ठीक है। तो ये हमारा परिपथ पूरा हो गया। क्लियर है, परिपथ हमारा पूरा हो गया। ये एक धारामापी है, इसमें G लिखा हुआ है ना। G फॉर गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर का अर्थ होता है धारामापी, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। देखने में कैसा होता है इसको बता दूं मैं। ये ऐसा एक, है ना, इसमें 2 सिरे होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं वायर जोड़ने के लिए, ठीक है। और
यहां पर बीचों बीच एक ऐसा ये पैमाना हो गया, इसका 0 यहां पर होता है, फिर 1 2 3 ऐसा, इधर 1 2 3 ऐसा। जो कांटा इसमें होता है ये बीचों बीच रहता है। यदि धारा इसमें नहीं बह रही, इसको परिपथ में हम जोड़े या जोड़ने से पहले, परिपथ में जोड़ने से पहले इसका जो संकेतक है या कांटा है कहां पर है, 0 पर रहता है। जब किसी परिपथ में इसको जोड़ा जाता है और धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 तार हमने जोड़ा हुआ है ना, इन तारों में आगे परिपथ में धारा बह रही है, तो ये पहला तार है और ये दूसरा तार है। मान लो विक्षेप कैसे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ये कांटा किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, जो कांटा है वो किस तरफ जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है। अब इस तार को इधर जोड़ दो, इस तार को इधर जोड़ो, ये इस तरफ चला जाएगा, मतलब उसका विक्षेप है वो विपरीत दिशा में बदल जाएगा। ठीक है, धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब विक्षेप विपरीत दिशा में हो जाएगा क्योंकि विभवांतर बदल जाएगा, वो विभवांतर उलट जाएगा, है ना। विभव उलटने से इसका विक्षेप की दिशा भी उलट जाती है। तो ये होता है धारा मापी, जिसका इस्तेमाल धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसको पूरा इसका डिटेल आप आगे के एक चैप्टर में पढ़ोगे कि धारा मापी क्या होता है, उसके प्रकार भी आप पढ़ेंगे, पर हम यहां पर इसका यूज बस देखेंगे। धारा मापी हमने जोड़ा है, इसका प्रतिरोध हम G लेकर चलेंगे। धारा मापी में भी क्या होता है, तार होता है, उसके अंदर एक कुंडली होती है, तो उन तारों का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो उस प्रतिरोध को क्या लेकर चल रहे हैं, G लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरा व्यवस्था हमने कर दिया है। अब देखते हैं यहां पर कि इस सेल से धारा बहती है। यह धारा इस पॉइंट पर आने के बाद इस तरफ और इस तरफ 2 भागों में बढ़ जाती है। मान लो ये धारा I1, इस तरफ मान लो धारा I3। ठीक है, ये धारा जब आगे जाता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी ये 2 भागों में इधर और ये इधर, मान लो इस तरफ धारा बहती है I2, इस तरफ धारा मान लो बहती है IG। G इसलिए लिया है क्योंकि ये धारा किससे होकर गुजर रही है, धारा मापी से बह रही है। ठीक है, ये धारा I3 है, जब इस पॉइंट पर पहुंचता है तो इस तरफ इधर से भी ये आ रहा है और इधर से आने वाले दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, मान लो ये I4 और ये इधर से आकर ऐसे रिटर्न। ठीक है, तो इस प्रकार I1 कहां से गुजर रहा है, P से। I3 कहां से गुजर रहा है, I3 कहां से गुजर रहा है, R से। और I2 कहां से गुजर रहा है, Q से। I4 कहां से गुजर रहा है, S से। और IG कहां से गुजर रहा है, G से। ठीक है, ये हो गया विद्युत धाराएं किस प्रकार से हैं। तो इसका सिद्धांत यहां पर क्या है, जो प्रतिरोध यहां पर हम 4 प्रतिरोध लिए हैं, जिनमें से 3 ज्ञात है और 3 अज्ञात है। इन प्रतिरोधों के मान को, है ना, जो प्रतिरोध के मान को इस प्रकार सेट किया जाता है ना, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है ना। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्लियर है, एक बार और सुन लो। मतलब इसको संतुलन की अवस्था कहते हैं। है ना, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि यहां पर 4 प्रतिरोध है, P, Q, R, S। इनके मानों को व्यवस्थित करना पड़ता है और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में आ जाता है। संतुलन की अवस्था में धारा मापी से धारा नहीं प्रवाहित होती है। अर्थात IG का मान क्या होता है, 0। ठीक है, संतुलन की अवस्था में धारा मापी से धारा, यहां पर धारा मापी, ठीक है,
संतुलन की स्थिति में इधर इस भाग में धारा नहीं बहती, मतलब इसके संकेतक में कोई विक्षेप बाईं या दाईं ओर नहीं होगा, अर्थात आई जी का मान क्या होगा, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि संतुलन की स्थिति में धारामापी से धारा नहीं बहती है या धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर है? चलो अब हम सूत्र की उत्पत्ति, ये सिद्धांत है, इसको डिराइव करना है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब इस प्रकार का परिपथ तैयार किया जाता है और ये सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के या अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना? ये सब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो धारा इसमें बहती है, जो धारा I1, ये सब आपको लिखना रहेगा इसकी जब आप व्याख्या करेंगे उस समय, है ना। अब सूत्र की स्थापना, है ना, सूत्र की स्थापना हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझिए आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको, है ना। बोर्ड में कई बार पूछा गया है तो अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, है ना, बिंदु बी पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, धारा का नियम है ना। इस पॉइंट पर आप किरचॉफ के पहले, इसके पहले का टॉपिक में है किरचॉफ के नियम, उसको अच्छे से कर लीजिए या हमारा वीडियो देख लीजिए, तब आपको आगे बढ़ना है। तो किरचॉफ के नियम में क्या होता है, किसी संधि पर, ये एक संधि है, संधि मतलब जहां पर धाराएं मिलती हैं, बहुत सारी आती हैं जाती हैं, तो इस संधि पर ये I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, IG जा रहा है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये आ रही है इसलिए प्लस में है, ये दोनों धाराएं जा रही है इसलिए दोनों माइनस में, तो I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल टू 0। तो संतुलन की स्थिति में, चूंकि हमें हर स्थिति में संतुलन की स्थिति में लेना है, IG का मान 0 होगा, इसलिए I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, या क्या निष्कर्ष निकलेगा, I1 बराबर I2। तो ये आता है हमारे पास एक संबंध, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब दूसरा बिंदु D पर प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम का ही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो बिंदु D पर कौन कौन सी धारा यहां पर आ रही है और जा रही है, ये धारा आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, तो I1 आ रही है, और कौन आ रहा है, IG, और कौन जा रहा है यहां से, I4 इस पॉइंट से जा रहा है, इसलिए I4 माइनस में, बाकी सब क्या रहेगा, प्लस में लेना है। ठीक है, फिर से यहां पर क्या करेंगे, IG को हम शून्य करेंगे संतुलन की स्थिति में, इसलिए तो क्या बचेगा, I1 माइनस I4 इक्वल टू 0, तो यहां से I1 इक्वल टू क्या आएगा, I4। ये समीकरण नंबर 2, सॉरी एक मिनट ना, मैंने मिस्टेक यहां पर लिखा, ये I3 है ना, ध्यान देना आप लोग, मिस्टेक मत करना। ये I3 आ रहा है यहां पर, I4 जा रहा है और IG इसमें आ रहा है, तो ये I3, ये हो जाएगा I3। ठीक है, तो इस प्रकार दो समीकरण, पहला समीकरण आया उसमें I1 इक्वल टू I2 और दूसरे समीकरण में I3 इक्वल टू I4 आता है ना। अब यहां पर सिद्धांत तो आपको पता है, हमको लाना है P/Q इक्वल टू R/S, है ना। मैं इसको क्लीन कर देता हूं यहां पर। अब बंद परिपथ ABDB में, सॉरी ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना, बहुत अच्छे से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा सा है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम, ध्यान देना यहाँ पर, ऐसे ऐसे और ऐसे। किरचॉफ के द्वितीय नियम है वो बंद जाल या बंद परिपथ के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर बंद परिपथ हमने लिया ABDA। ठीक है,
ABD है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम, तो हम कैसे जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं, B से D की ओर, फिर D से वापस A में आ रहे हैं। तो इसमें कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, एक तरफ बाईं ओर विद्युत वाहक बलों का योग होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है। तो किरचॉफ का नियम आप अच्छे से देख लीजिए, मैं इसको आपसे बार बार कह रहा हूं, किरचॉफ का नियम आपको अच्छे से समझना है, फिर इसको देखना है। तो क्या होगा, चलो, इसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए बाईं ओर का जो विद्युत वाहक बलों का योग वाला टर्म है वो 0 हो जाता है। तो हम केवल क्या करेंगे, डायरेक्ट धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, P। हम इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि A से B की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्लस होगा। फिर यहां पर इधर ऐसे, तो यहां पर धारा क्या है, IG, उसके संगत प्रतिरोध क्या है, कैपिटल J। ये भी प्लस में होगा क्योंकि हम इसी की दिशा में जा रहे हैं, धारक दिशा में। अब इधर जाएंगे ऐसे आकर ऐसे, तो ये धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये माइनस में होगा I3, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R। और विद्युत वाहक बल इसमें नहीं होने के कारण से दाएं पक्ष क्या लेंगे, 0 हो जाएगा। तो I1P प्लस IG माइनस I3R इक्वल 0। और फिर से संतुलन की अवस्था में इसका मान क्या होगा, 0 है ना। IG को आपको हर बार क्या लेना है, 0, क्योंकि सेतु को हमको संतुलन की अवस्था में लेना है। तो ये होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, I1P माइनस I3R इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो आएगा I1P इक्वल टू I3R। ये समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण 3। अब बंद परिपथ, दूसरा बंद परिपथ लेंगे हम इसको, ये वाला BCDB में, वापस B से B में आना रहता है, इसलिए ऐसा पूरा लिखना। मैं द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना, इसमें भी कोई सेल नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारक दिशा में जाने पर उसको धनात्मक लेंगे, ये ऐसे हो गया। फिर इस तरफ हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये माइनस में होगा, माइनस I4S ऐसे। फिर इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये भी होगा माइनस IG इक्वल टू 0। धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा उसको आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस कौन कौन हुआ, ये प्लस में होगा क्योंकि ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे, ये ऐसे, यहां पर ऐसे था, ठीक है। तो ये माइनस में हुआ और ये ऊपर जा रहे हैं पर ये नीचे, इसलिए ये भी माइनस में हुआ, तो इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और हम सरल करेंगे, है ना। और सरल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि IG का मान यहां पर 0, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचता है, I2Q माइनस I4S इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। I2Q माइनस I4S इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लो, I2Q इक्वल टू I4S, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देना है, ठीक है। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देना है आपको। तो भाग देने पर, चलो भाग दे देते हैं, ये बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे, है ना। I1P बटे I2Q, ये I2Q, ये I1P। दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग देते हैं, ये I3R है, ठीक है। और ये यहां पर है, ये I4S, ठीक है। I3R और I4S, है ना। तो अब इसमें ये I1P अपन I2Q इक्वल टू I3R अपन I4S। अब समीकरण 3 और 4 का 1 और 2 का यूज होगा, 3 और 4 हमने कर लिया है, 1 और 2 का यूज होगा। कैसे यूज होगा, I1 और I2 बराबर है, ये दोनों टर्म कैंसिल।
I3 और I4 बराबर है, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल। आ गया हमारा रिजल्ट, है ना। अब हम हमारे रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं या पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S, ये P/Q R/S। ठीक है, तो इस फार्मूला से इन तीनों के मान हमको पता है, इसको रख दो, चौथा मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि 4 राशियां हैं, 4 में से 3 पता है, तो चौथा तो आप बता ही सकते हो क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही इसका क्या है, सिद्धांत है ना। और क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, जो भुजा AB और BC है ना, यहाँ पर है ना, इसका नाम जैसे यहाँ पर सेतु है, सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज या क्या कहते हैं इसको, पुल कहते हैं हिंदी में, पुल या पुलिया। आप जाएंगे जैसे रोड मान लो है, ये एक रोड इधर से इधर गया हुआ है, ये रोड है। ठीक है, रोड में क्या होता है, जैसे ये मान लो कोई नदी है, नदी यहां से गुजरी, यहां पर क्या बनाना पड़ता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसा, तो ये क्या बन जाता है, पुल या ब्रिज होता है। ठीक है, पुल या ब्रिज इसी को कहते हैं जिसको क्रॉस करके नीचे से पानी बहता है नदी का या नाला का, जो भी है, और हम ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो भुजा ABC है ना, इसकी जो भुजा ABC और नीचे की भुजा है ना, ऊपर की भुजा जो ABC है ना, ये ऐसे, और नीचे की भुजा यहां पर ADC ऐसे, इस पर ये पुल है, कौन सा, BD। ठीक है, BD है वो ब्रिज के समान या पुल के समान कार्य करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अन्य वीडियो को भी आप देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।